मेरे पापा को जब हम हुए थे तो सब कह रहे थे कि तुम्हें तो भीख मांगना पड़ेगा। आदिल है, असलम है और हम हैं। जब हम सोने जा रहे थे हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था कि भगवान आज की रात बचा लेना। उनका कहना था कि हम एक सेक्स वर्कर हैं, हम सेक्स के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि टैटूज हैं। तुम ही तो गई थी, कहा किसने था अकेले जाने के लिए? हम तो पहले ही कह रहे थे तुमसे नहीं जाना चाहिए था। बैग थोड़ा ऐसे अलगाया, ऐसे हाथ ले जाके देखते हैं कि क्या इरिटेट कर रहा है। हाथ था वो बगल वाले इंसान का। एक सेकंड के लिए तो हम वो लड़की थे जिसको कोई नहीं चाहता था। लड़कों से बातें करना, उनके साथ डिस्कशंस करना, लंच खाना, सारे काम करते थे हम जो बुरे माने जाते थे। लोग कहते थे कि हम बदतमीज हैं, ज़्यादा बोलते हैं, लोगों की इज्जत करना नहीं जानते। और ये सारी चीज़ें जो होती थीं, इसके वजह से जो हमारे मोहल्ले की माएँ थीं, प्राची से दूर रहना, प्राची अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा कहते थे। मेरे पापा को जब हम हुए थे तो सब कह रहे थे कि तुम्हें तो भीख मांगना पड़ेगा। बाबूजी आज भी ये बात याद करते हैं, इसलिए क्योंकि लड़की का पैदा होना उस वक्त एक दहेज का पैदा होना था कि हाँ लड़की पैदा हुई, पैसा जोड़ना शुरू कर दो। बहुत अच्छे तरीके से याद है हमको वो सारी बातें जो हमारे घर में होती थी। मोहल्ला भी बहुत डिफरेंट नहीं था। खेलने जाने के लिए लड़कों की अलग टोली बनती थी, लड़कियों की अलग टोली बनती थी। गुड़िया गुड्डा मैक्सिमम रीच, हम सबसे अलग, हम भैया के साथ जाएंगे खेलने। तो जब घिस पिट के आते थे शाम में धूल खा के, कई बार कपड़े फटे होते थे क्योंकि कबड्डी खेलते टाइम कोई पकड़ लिया, फट गए। इतनी गालियां पड़ती थी कि क्यों हो तुम ऐसी। माँ और बाबूजी से हर बात पे लड़ाई होती थी, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा करना है। बाबूजी का फंडा क्लियर था, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाने, ग्रेजुएशन करना है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, बैंकिंग क्लियर करना है, शादी करनी है, बच्चे करना है, सेट। हमें नहीं चाहिए था वो। जब ये झगड़ा हुआ, हम अपने बाबूजी से 9 महीने तक बात नहीं किए थे। उस टाइम में जब ग्रेजुएशन में इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी घर पे, सपोर्ट ढंग से नहीं मिल पा रहा था। बहुत ऑड जॉब्स लिए थे हमने, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, रेडियो में काम करना शुरू किया, एक फोटोग्राफर के साथ इंटर्न भी करना शुरू किया। क्यों? खुद को सपोर्ट करना था, एजुकेशन पूरी करनी थी। और पटना में हो रहा था ये सब, जहां हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते थे, पूरा खानदान हमारा वहीं बसा हुआ है। तो वहां सब जानते थे कि प्राची कौन है और प्राची के पापा क्या करते हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी शुरू से कि कोई हमें नहीं जानता है, हम कौन हैं। हम किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, किसी की नतनी हैं और किसी की छोटी भांजी जैसे हैं। हम कौन हैं? किसी की कोई है, बट हम कौन है ये कोई नहीं जानता है। और उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए हमने ये सोचा कि अब भाई घर से तो बहुत दूर जाना है। घर से दूर कैसे जाया जाए? ग्रेजुएशन जब खत्म होने लगा तो हमने लिटरली गूगल पे बैठ के ये सर्च किया कि बिहार से सबसे दूर का यूनिवर्सिटी कौन सा है। पता चला केरला यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को चूज किया हमने क्योंकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलती थी। दूसरा जो रिस्क हमने लिया, 2322 किलोमीटर दूर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाने की बात। बाबूजी आए तो थे साथ में, लेकिन ऐसा डिस्क्लेमर चिपक चुका था कि ये तुम्हारा डिसीजन है, ये तुम जानो इसका आउटपुट कैसा होने वाला है। उस ट्रेन में जब बैठे, वो 2 दिन का सफर था पटना से। पूरे टाइम हम ये सोचते रहे कि अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो। उतनी दूर जाने के बाद एक एमकॉम की डिग्री के लिए, सिंपल मास्टर्स था वो, लोग भी कहेंगे अच्छा ऐसा क्या था वहां जो वहां एमकॉम करने चली गई तो। उनको क्या जवाब देंगे? एमकॉम करने के बाद तो बहुत कुछ जॉब का भी पता नहीं है, इतनी दूर जाने का रिस्क तो ले लिए हैं, बट इसका करना क्या है? बट फिर खुद को बहला लिए कि चलो ठीक है 2 साल है फिगर आउट करने के लिए। पौंडीचेरी में ही हमने अपनी जिंदगी का तीसरा सबसे बड़ा रिस्क लिया, जिसने हमें एज अ पर्सन चेंज कर दिया। ये बात फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के एंड की है। शाम को बैठ के बातें कर रहे हैं, क्लास के लोग हैं, उसमें एक बंदा है असलम, क्लासमेट था हमारा,
और ये 3-4 लड़कियां हैं, 3-4 लड़के हैं, सब बैठ के बातें कर रहे हैं। और असलम बहुत तैश में बता रहे कि अरे हम तो ऑल इंडिया ट्रिप पे निकल रहे हैं। और हम उसको बोले कि अच्छा काश हम भी जा पाते। और वो भी बोला ठीक है चलो। 1 सेकंड का पॉज लिया हमने, अच्छा चलो। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। हमने वहां बैठे बैठे रात के 9:30 बजे टिकट कैंसिल करी अपनी भुवनेश्वर की, जनरल का टिकट कटाया दिल्ली का, जेब में 2,500 रुपए थे। पापा मम्मी को पता नहीं था। भैया को हमने मैसेज किया कि सुनो हम निकल चुके हैं भारत भ्रमण पे। भैया वाज लाइक क्या एग्जैक्टली बट हम उसको बताया कि देखो ऐसा प्लान बन गया। भैया वाज लाइक कि तुम बताते रहना कहाँ हो। और इस वजह से मेरा भाई मेरे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। निकल तो गए वहां से। जब पहली रात जो हमारा एक बैंगलोर स्टॉप था, फिर दिल्ली का ट्रेन था। बैंगलोर में ऐसा डिसाइड हुआ कि हम आदिल के रूम पे रुकेंगे जो असलम का दोस्त था। अब असलम मेरा सिर्फ क्लासमेट था, मतलब ऐसा नहीं था कि हम उसको बहुत एकदम गूढ़ मित्रता जिसको कहते हैं वो नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा ठीक था, जान पहचान थी। अब असलम को हम जानते हैं, आदिल को हम जानते नहीं हैं। अब हम उस लड़की को देख रहे हैं जिसने जिंदगी में सिर्फ ये सीखा है कि लड़की खुली तिजोरी होती है, जिसने सिर्फ ये सीखा है कि लड़के मौका ढूंढते हैं। और अब हम जाने अनजाने वो मौका दे रहे हैं। हमें ये लग रहा था कि जब पहली शाम हम वहां पहुंचे आदिल के रूम पे, आदिल है, असलम है और हम हैं। जब हम सोने जा रहे थे हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था कि भगवान आज की रात बचा लेना, बाद बाकी सब ठीक है। सुबह उठे, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। 45 दिन, 13 शहर, यही समझते समझते निकल गया कि कुछ नहीं होता है, लड़के भी इंसान ही होते हैं। असलम हमें वैसा ही ट्रीट करता रह गया जैसे उसके बाकी दोस्त हमें ट्रीट करते रह गए, और बिल्कुल एक दोस्त की तरह कि हाँ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चीजें शेयर कर रहे हैं, चीजें नहीं शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। वो एक रिस्क हमको 2 चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया। एक ये लड़कों को नॉर्मली देखना, ये नहीं कि लड़का है तो उससे हटके रहना है, पूरे कपड़े पहन के रहना है, अलर्ट रहना है, नहीं। और दूसरी चीज कि ट्रैवल बहुत सुकून देता है। वो जो नई जगहों, नए लोगों, नए खाने को एक्सपीरियंस करने का जो खून लगा था ना मुंह पे, वो बदल के रख दिया हमको बिल्कुल। और आज भी हम ये कहते हैं कि ये जो मेरा ट्रैवलर सोल है ये असलम की देन है। इसके बाद हम अकेले ट्रैवल करना शुरू किया। ये हमारे पीएचडी के दौरान की बात है। लखनऊ हमारा एक डेटा कलेक्शन सेंटर है, तो लखनऊ गए थे हम, और वहाँ से जो हमारी आईआईटी के लिए गाड़ी थी वो रात के 9:30 बजे थी। ऑटो में जब बैठे तो ऑब्वियसली ऑटो है, 4 और लोग बैठेंगे, तो हमारे साइड, इस साइड भी एक बंदा बैठा था और इस साइड 2 बंदे बैठे थे, बहुत अच्छा बढ़िया बैठे हुए। हमने बैग आगे पकड़ के रखा था क्योंकि अमानत तो वो सुरक्षित रखना पड़ता, तो हमने रखा। तो ऐसे साइड में थोड़ा हार्ड सा कुछ फील हुआ, तो हमें लगा कि अच्छा बैग की क्लिप जो होती है जिसको हम खींच के एडजस्ट करते हैं बैग की हाइट, वो होगा। फिर फील हुआ, फिर हमने ऐसे बैग थोड़ा ऐसे अलगाया, ऐसे हाथ ले जाके देखते हैं कि क्या इरिटेट कर रहा है। हाथ था वो बगल वाले इंसान का। 1 सेकंड के लिए तो सर की जो कहते हैं कि हाँ दिमाग की लहर पैर में पहुंच जाना, वो हुआ। और 1 सेकंड के लिए वो इंसान वापस आ गया जो ये सोचता है कि ये गलती हमारी है, हमें रात में ट्रेन नहीं बुक करना चाहिए था, हम दिन की क्यों नहीं ढूंढे, इतना क्यों कॉन्फिडेंस है। बट फिर वो 1 ही सेकंड रहता था। हमने बोला कि अच्छा ऐसे, हाथ पकड़ा, चिल्लाया ऑटो वाले को, भैया गाड़ी रोको। तो कह रहे दीदी क्या हुआ? बोले भैया गाड़ी रोको। हमने हाथ पकड़ा, बाहर निकाला, बहुत सुंदर सुंदर 10-15 शब्द कहे, कुछ थप्पड़ भी लगा, कुछ जूते भी चले। उसके बाद जब लोग पूछना शुरू किए कि क्या हुआ, उस दिन नहीं डरे हम ये बताने में कि क्या हुआ, क्योंकि गलती मेरी नहीं थी। उस दिन हमने पूरा डिस्क्रिप्टिव बताया कि ये भैया ज्यादा फील ले रहे थे ऑटो बैठ के। उस दिन हमने ये डिसाइड किया, एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा।
इसका मतलब ये होता है कि वो बुरा होने के बाद हम उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि गिर गए तो चलना ही बंद कर देंगे, या गिर गए तो उठ के फिर क्या करना है। उस दिन हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, बोलना है। एक शाम हमने ये रिस्क लिया कि हाँ चलो ठीक है, घूमने निकलते हैं, और उस शाम ने हमारी जिंदगी फिर बदल दी। गेट पे खड़े थे हम, क्योंकि हमारा एक दोस्त आया हुआ था और हमें डिनर पे जाना था। हमने सोचा चलो बहुत बढ़िया, कुर्ता पजामा पहन रखा था हमने, बनारस की बात है ये। और वो जो डेस्क पे खड़े रहते हैं, डेस्क रिसेप्शनिस्ट, उन्होंने हमसे कहा कि आप तो आएंगे नहीं आज। क्यों नहीं आएंगे, आपका वक्त है। समय लग गया हमें ये समझने में कि उनका कहना था कि हम एक सेक्स वर्कर हैं, हम सेक्स के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि टैटूज हैं, पियर्सिंग्स हैं जो दिखते हैं, तो भाई हम कूल हैं। हो सकता है कि वो कूलनेस वहीं से आ रही हो। 3-4 दिन उस सदमे में निकल गया ये सोचते हुए कि हमने टैटू क्यों करवा लिया। ये नहीं कि उसने कहा क्यों, क्योंकि हम औरत है ना, हमारा समाज हम औरतों को यही सिखाता है कि अगर कुछ गलत हुआ, तुमने किया है, तुम्हारी गलती है, तुम खुद में झांक के देखो, कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेदार हो। हम भी वहीं बड़े हुए थे ना। 3-4 दिन यही सोचते रह गए कि शायद करवाना नहीं चाहिए था। जब 3-4 दिन के बाद हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मानते हैं कि चलो एक सेकंड के लिए हमारी गलती है, दूसरों से भी पूछ के देखते हैं। और वो सफर जब हमने दूसरी सोलो फीमेल ट्रैवलर्स, यानी दूसरी महिलाएं जो अकेले ट्रैवल कर रही थी, उनसे जब पूछना शुरू किया कि दीदी आपका एक्सपीरियंस कैसा था, इतने डरावने, दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आई। किसी का रेप हो चुका था, किसी का सारा सामान लूटा जा चुका था, किसी को एक्सप्लॉइट किया जा चुका था, किसी से ज्यादा पैसे लेने और झूठ बोलने की कहानियां तो गिनती ही भूल गए हम बिल्कुल उसकी। ये सारी कहानियां जब जमा हुई तो हमें रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में। लड़कियां रिस्क लेकर निकलती हैं, ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि वो जब निकलेगी तो कल उससे ही लोग कहेंगे तुम ही तो गई थी। कहा किसने था अकेले जाने के लिए? हम तो पहले ही कह रहे थे तुमसे नहीं जाना चाहिए था। इतना सब सुनने के बावजूद लड़कियां रिस्क लेती हैं। हम रिस्क लिए थे अकेले जाने का, और उस पे निकलने के बाद इतनी कहानियां हो रही हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको नजर आया। और वो जो एक्सपीरियंस था जो हमको 4 दिन तक रूम में रखा, वो जो एक्सपीरियंस था जो हमको और औरतों के पास लेकर गया ये जानने के लिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो एक्सपीरियंस हमको वापस उस जगह पे लाया जहां लोग अपने बच्चों को सोचते हैं कि हमारा बेटा आईआईटी करेगा। हम आईआईटी आए उसी प्रपोजल के साथ, ये जानने के लिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि औरतों का ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा हो। हमने रिसर्च प्रपोजल डाला, मास्टर्स के बाद का पीएचडी का प्रोसेस। हमने ट्रेड इन भी करना शुरू किया था। हम होटल्स जाते थे, हॉस्टल्स जाते थे और उन्हें बताते थे कि देख तुम्हारे गेस्ट ने ये कंप्लेन की है, तो हम तुम्हारे स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, हम तुम्हारे स्टाफ को ये सिखाएंगे कि तुम औरतों के साथ कैसे बिहेव करो, बदले में तुम हमें स्टे दोगे। कुछ मान जाते थे, कुछ नहीं मानते थे। वो रिस्क भी हमने लिया, बेइज्जती भी मिली बहुत ज्यादा। छोटे थे, लोगों को लगता था कि हाँ तुम क्या बात कर रही हो, निकलो यहाँ से। मुंह पे बोला है बहुत लोगों ने। ये प्रपोजल जब आईआईटी गया तो हमें पता चला कि इसका एक्चुअली एक नाम है जिसको डाइवर्सिटी ट्रेनिंग कहते हैं, जो आज मेरा करियर है। और वो माएँ याद है जो कहती थी कि हाँ प्राची से दूर रहना, आज वही माएँ ये कहती हैं कि कुछ किए रहते प्राची जैसे बन जाना। आज जब हम आईआईटी में बैठे हैं, आज जब हम आईआईटी से रिसर्च कर रहे हैं, आज जब हमारे साथ एक ब्रांड वैल्यू, उन सारे रिस्क्स लेने के बाद तब सबको प्राची जैसा बनना है। आज द्वितीया है, आज हम ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज। एक सरस्वती हैं और एक ब्रह्मचारिणी है, जानी जाती हैं अपनी ज्ञान के लिए। और जब ज्ञान की बात आती है ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग किताबों पे चला जाता है कि हाँ भाई किताबें पढ़नी है। जो ज्ञान हमें मिलता है जिंदगी जीने का, हमें ट्रैवल से मिला है। जब ट्रैवल करना शुरू किए
सब खाली, कुछ भी पता नहीं होता था कि अगले मोमेंट क्या होगा। और उससे जितना सीखने को मिला है, हमें लगता है कि दुनिया की कोई भी किताब नहीं सिखा सकती है वो। हम कहते हैं कि सपोर्ट दीजिए रिस्क लेने का, और ये मत कहिए कि हाँ ठीक है तुम जो कर रही हो अब खुद जानो। उन्हें बताइए, जो मेरी माँ हमसे बाद में कहना शुरू की कि एक काम करो प्राची, तुम मेरे सपने क्यों नहीं पूरे करती, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। उनसे वो कहिए जो मेरे पापा आज हमसे कहते हैं कि ठीक है देखो करके, नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत अच्छी जगह हो। उनसे वो कहिए जो मेरा भाई हमसे उस दिन बोला था जब हम पहली बार असलम के साथ बाहर निकले थे और मेरे माँ बाप को भी पता नहीं था कि ठीक है जाओ, कुछ दिक्कत होगी तो हम हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को इतनी सुरक्षा देते हैं। भाई जिम्मेदारी लेता है कि हम अपनी बहन को सुरक्षित रखेंगे, बाप कहता है कि हम तो अपनी बेटी को नाजों से पालेंगे, माँ कहती है हम इसको संस्कार देंगे। रिस्क लेना कोई नहीं बताता है। क्यों सुरक्षित रहना है? जाने दीजिए बाहर, रिस्क लेने दीजिए, क्योंकि रिस्क लेने से ही प्राची जैसे बन सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि एसिड कैसा होता है, लेकिन पता नहीं कुछ ही सेकंड में मुझे कैसे रियलाइज़ हो गया कि ये तेज़ाब है। जब मैंने अपना चेहरा देखा, मुझे मतलब मैं सिर्फ दीवार के साथ सर लगाकर बैठ गई। एक लड़की जो कभी इतनी अच्छी दिखती थी और अचानक से उसकी पहचान चली गई, वो इतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, मैं जीना ही नहीं चाहती थी। तो तब उस दिन मैंने जितनी भी दवाइयाँ मेरे पास रखी थी, मैंने सारी दवाइयाँ खा ली। इस लड़की के साथ ऐसा इसने क्या किया है जो इसके साथ एसिड अटैक हो गया है। वो कहते हैं कि हम इसको थका देंगे लड़ते लड़ते, पर मैं नहीं थकूंगी, मैं इस लड़ाई से कभी हार नहीं मानूंगी।